क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th वर्ल्ड हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, न्यासीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर का उदय कैसे होता है और उसकी जो पार्टी नाजीवाद थी उसका काम क्या था और कैसे उसने जो है पूरे जर्मनी में जो है अत्याचार किया, सबके बारे में बताया गया डिटेल में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, जो है न्यासीवाद और जो है हिटलर का उदय। हिटलर का उदय कैसे होता है और जो उसकी जो पार्टी थी, जो उसका जो संगठन था, वो नाजीवाद कहलाता है या फिर उसे हम न्यासीवाद कहते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। और हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी, इसको जानना है। इसने जो है जर्मनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया था और कैसे इसने जो है मित्र राष्ट्रों को पराजित किया और अंत में जो है इसकी पराजय कैसे होती है, हम सब के बारे में यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। लिखा हुआ है 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे हुए सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। मतलब एक कहानी के द्वारा ये शुरू की गई है घटना। वह गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। इसका मतलब ये है कि ये जो है जर्मनवासी थे, ठीक है, क्योंकि हिटलर ने जो है यहूदियों को जो है बहुत ज़्यादा हत्या की थी और उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था। इसीलिए जो है उनको ये डर था कि मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ ऐसा करेंगे। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदने में बिताया। कुछ समय बाद जो है हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली और हेलमुट के यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के जो है अलाव में ही जला दिया गया था। मतलब जो घर में अलाव था उसी में उसको जला दिया गया। हेलमुट जो कुछ सुना था, जो कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल वह घर में एक कोने में भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। ठीक है, तो उसको ये डर पैदा हो गया। आगे लिखा है, हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके जो है पिता न्यासी थे, मतलब नाजीवाद से जुड़े हुए थे, हिटलर से जुड़े हुए थे और वो जो है एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे जो है न्यासियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। मतलब एक तरह से वो लक्ष्य बना के काम कर रहा था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन न्यासीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था है, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। तो ये जो न्यासीवाद है या जो नाजीवाद था, वो एक पूरी व्यवस्था है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आइए समझने की कोशिश करें कि न्यासीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वह किस चीज़ से डरे हुए थे। तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए हिटलर और उसके जो है प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद
जो है न्यू रेमेगवर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए 89 युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो जो लोग नाजीवाद को मानते थे, हिटलर के समर्थक थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया, का जिम्मा सौंप दिया गया। युद्ध के दौरान जो है जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे, तो उसने जो है क्या क्या किया था, इसके बारे में हम जानेंगे। ऊपर यहाँ पहले हम दो चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये उसका जो है हिटलर का चित्र है और हिटलर का जो प्रचार मंत्री था, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, गोबल्स, उसने का जो है यहाँ पर फोटो दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। यह एक शब्द आया है मित्र राष्ट्र किसे कहते हैं। तो मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली, जापान का मिलकर जो है सामना किया था। तो एक तरफ धुरी राष्ट्र में जापान, इटली और जर्मनी थे और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब शामिल थे। ठीक है। न्यासी शब्द क्या है, तो न्यासी शब्द जर्मन भाषा के शब्द न्यासी यो डाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। इस शब्द का जो है हिटलर की पार्टी का नाम पहला जो है शब्द था, इसीलिए इस पार्टी के लोगों को न्यासी कहा जाता था या इसे नाजीवाद भी कहते थे। आगे इसके बारे में और अच्छे से बताया गया है। अब उसने जो है दुनिया भर में जो निंदा की गई, तो उसने क्या कृत्य किया था, मतलब हिटलर जो है क्या क्या घटनाओं को अंजाम दिया था। तो लिखा है, दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जो है नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60,000 यहूदी थे, 2 लाख जो है जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। क्योंकि पोलैंड जर्मनी से अलग हुआ था, तो पोलैंड को भी निशाना बनाया गया था, क्योंकि वर्साई संधि द्वारा ये अलग हुआ था। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। ठीक है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए जो है ऑशविट्ज़ जैसे जो है कत्ल खाने बनाए गए। आगे बताऊंगा, ये जो है कत्ल खाने बनाए गए थे जहां लोगों को मारा केवल जा रहा था, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत की घाट उतार दिया जाता था। न्यू रेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य न्यासियों को ही मौत की सजा दी थी। बाकी जो है आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन न्यासियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था वर्साई की संधि द्वारा। तभी तो हिटलर का उदय हो गया। ठीक है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उनसे भी न्यासी जर्मन के उदय में योगदान दिया था। याद रखना, जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का अपमान हुआ था, उसी अपमान का बदला लेने के लिए हिटलर जो है जन्म लिया था और यार उसी के लिए उसका जो है उसने ये पार्टी बना करके और सबसे बदला लेने के लिए खासकर यहूदियों को उसने टारगेट किया था। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ विस्तार से कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने जो है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा था जर्मनी। ठीक है। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है। इसलिए सब एक एक करके शामिल हुए थे। उन्हें जो है अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। तो प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया, पूरे जो है आर्थिक दृष्टि से पूरे यूरोप के देशों को कमजोर कर दिया और इतना पैसा खर्च हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जो है 34 से 35 करोड़ रुपया डेली खर्च होने लगा था युद्ध में।
फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में जो है शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो केंद्रीय शक्ति मतलब हो गया ध्रुवीय राष्ट्रों को किसने हरा दिया? अमेरिका के नेतृत्व में जब शामिल हुआ अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में 1918 में, तब जाकर के जर्मनी जो है घुटनों पर आ गया और जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई थी और जर्मनी को जो है हर तरह से कमजोर कर दिया गया। यही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया और यही जो है हिटलर के उदय का कारण बन गया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग से वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सोच में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। कहाँ पर? जर्मनी में। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक स्टॉक के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया जर्मनी में। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत सारे कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में जो है हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी और यही वर्साई की संधि इतनी कठोर और अपमानजनक संधि की गई जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा, जिस कारण से हिटलर का उदय हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे जर्मनी के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। तो किन किन क्षेत्रों पर कब्जा किया, क्या किया गया, हम सबको मैप के माध्यम से समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा, इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश देने पड़ गए। तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। तो ये सारे क्षेत्र, सारे संसाधन सब वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को देना पड़ गया। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। तो उसको सैनिक रूप से भी क्या किया गया? जर्मनी को कमजोर कर दिया गया। युद्ध जो है अपराध बोध अनुच्छेद जो है के तहत जो है युद्ध के कारण जो है हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो याद रखना, युद्ध का अपराधी भी किसे माना गया? जर्मनी को मान लिया गया। ठीक है, इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले जो है राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुई इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो जो वाइमर गणराज्य जर्मनी में बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और इसी ने जो है संधि किया था किसके साथ? मित्र राष्ट्रों के साथ। इसलिए जर्मनवासी वाइमर गणराज्य को भी जिम्मेदार ठहराते थे कि ये अपमानजनक संधि की गई है। अब यहाँ देख सकते हैं, पहले मैप के माध्यम से समझेंगे कि जर्मनी वर्साई की संधि के बाद जर्मनी के किस किस क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। तो एक यहाँ नया देश बनाया गया, देश का नाम रखा गया पोलैंड। ठीक है, ये उत्तरी जो है आपका स्लेविंग जो क्षेत्र है डेनमार्क को दे दिया गया। इधर का जो क्षेत्र है ये आपका पूर्वी प्रसा जो भाग है जर्मनी का, इसको लिथुआनिया को दे दिया गया। राइनलैंड जो कोयला उत्पादन का क्षेत्र था ये दे दिया गया किसको? तो ये दे दिया गया आपका फ्रांस को दे दिया गया। सारलैंड ये लोहा उत्पादन का क्षेत्र था, इसको दे दिया गया फ्रांस को। लॉरेंस क्षेत्र ये आपका ये भी औद्योगिक प्रदेश था और जो है एल्सेस जो औद्योगिक प्रदेश था, तो सारा प्रदेश किसको दे दिया गया? फ्रांस को दे दिया गया। और इसके ऊपर युद्ध का जुर्माना भी लगाया गया, जिम्मेदार भी ठहराया गया। तो जर्मनी को हर तरह से नुकसान वर्साई की संधि के द्वारा पहुंचाया गया और इसी अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए हिटलर का उदय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है युद्ध का जो है असर क्या था। लिखा है कि इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही जो है स्तरों पर तोड़कर रख दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया? पूरे महाद्वीप मतलब पूरे यूरोप महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक रूप से मतलब मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरह से तोड़ करके बिल्कुल रख दिया, बिल्कुल पंगु बना दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। तो
यूरोप पहले दुनिया को कर्ज देता था, लेकिन युद्ध में इतना इसको नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, हर देश को हुआ कि ये जो है कर्जदारों का महाद्वीप बन गया और अमेरिका ने इसको बहुत सारी मदद किया पैसों से। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। वाइमर गणराज्य कहाँ बना था? जर्मनी में। तो सारा पैसा उससे वसूल किया गया, जबकि अपराध जो है उनके पुराने राजाओं ने किया प्रथम विश्व युद्ध में। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। कौन? जर्मनी। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी और पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका जो है खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाओं पर गहरा असर पड़ता है। इस तरह से जो है पूरे जर्मन वासियों को जिम्मेदार ठहराया गया और उनको तरह तरह की यातनाएं देना शुरू कर दिया। पहले विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था पूरे यूरोप के समाज में और राजनीतिक व्यवस्था में काफी प्रभावित किया उसे। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो सिपाहियों का महत्व क्या हो गया? यूरोप में बढ़ गया। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में जो है खदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन जो है खदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, जी रहे थे। वहां पर वह लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वह जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पर जो है मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक जो है फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौड़ हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। इस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये जो है यूरोप पे जो है एक अलग ही जो है स्थिति बनती चली गई, खास करके जर्मनी में। राजनीतिक जो है रेडिकलवाद क्या होता है? मतलब आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट यहीं से निकल के आया। उससे पहले हम एक शब्द को समझ लेते हैं। हर्जाना क्या होता है? तो किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई होती है। और खंदक क्या होता है? युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे, जिसे हम बंकर कहते हैं, उसी को यहाँ खंदक कहा जाता था। उसी में सैनिक रहते थे और जो है उसी में जो है वो दयनीय जीवन जीते थे। लिखा है कि आगे बढ़ते हैं। लिखा है जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी जो है स्पॉटकिस्ट की लीग अपने क्रांतिकारी, याद रखना, जब वाइमर्स गणराज्य बनाया गया था, कब? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही उसी समय जो है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद जर्मनी में जो है स्पॉटकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। कहाँ पर? जर्मनी में। बहुत सारे शहरों में मजदूरों, नाविकों की सोवियतें बनाई गईं, मतलब संगठन बनाए गए। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर के इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला ले लिया। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है, कौन कौन? समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है स्पॉटकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल दी। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। कहाँ पर? जर्मनी में। तो समाजवादी पहले से थे, साम्यवादी भी वहां गए, क्योंकि जर्मनी की सीमा किससे लगती थी? रूस से लगती थी उस समय, क्योंकि पोलैंड तो था नहीं, तो इसलिए जो है उनकी सीमा वहां तक लग गई, इसलिए जो है उनका प्रभाव पड़ा वहां पे। और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खो सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। ठीक है, कहाँ पर? जर्मनी में।
राजनीतिक जो है रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। कहाँ, कौन? जर्मनी ने। और युद्ध के बाद तो उसे जो है स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर वर्षा संधि का पैसा भी वसूला गया था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। तो रूर प्रदेश याद रखना, ये जर्मनी का था, जो कोयला उत्पादन का क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, और उसको ले लिया। और हमारे देश में जो छोटा नागपुर का पठार है उसको भी रूर प्रदेश कहते हैं, उपमा दी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों का एक इलाका था। तो कोयला भंडारों के लिए कौन जानता था? रूर प्रदेश। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा, ठीक है। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में जो है 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में जो है 9,88,60,000 मार्क हो गई, ठीक है। लगातार उसकी मूल्य क्या हो गया? बढ़ने लगा, मतलब उसके डॉलर के मुकाबले। इस तरह एक डॉलर में अरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गईं, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी, क्योंकि पैसा जो है लोगों के पास ज़्यादा आ गया, तो जो है क्या हो गया, लोग ज़्यादा खाने लगे, तो महंगाई बढ़ने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि लोग एक पाव रोटी खरीदने के लिए भी बैलगाड़ी में नोट लेके जाने लगे। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता। तो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो अति मुद्रास्फीति उसे कहते हैं, ये बात याद रखना, जब जो है बेहिसाब जो है कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। तो डॉप्स योजना के तहत ही अमेरिका ने जो है ऋण देना शुरू किया, किसको? जर्मनी को। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्त को जो है दोबारा तय किया गया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग, या देख सकते हैं केवल सोने के लिए लोग वहाँ जो है रात में खड़े थे कतारों में कि हमें सोने का कोई स्थान दे दिया जाए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं वेतन भुगतान के लिए वर्लिंग में टोकरियों और ठेलों में कागज के नोट जो है लादे जा रहे थे। जो है 1923 में जो है आप देख सकते हैं जर्मन मार्क की कीमत जो है इतनी कम रह गई कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। तो वहाँ ज़्यादा रुपया इतना ज़्यादा लोगों ने छाप दिया वहाँ की सरकार ने कि उसका मूल्य बिल्कुल गिर गया। उस किसी के सामने रुपए का कोई मूल्य ही नहीं रह गया और कीमतें तेज़ी से क्या हो गई? बढ़ने लगी, क्योंकि महंगाई बढ़ने लगी और लोग खूब ज़्यादा खाने लगे। आगे लिखा है सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। हम लोग मंदी के साल को देखेंगे, क्योंकि मंदी जब आई थी यूरोप में तो उस समय क्या स्थिति थी, वो खास करके सबसे बड़ी मंदी आई थी 1929 और 30 में। तो सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। इतने सालों तक वहाँ स्थिरता बनी रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। मतलब कि रेत पे ढेर पे थी, कभी भी खत्म हो सकती थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालीन कर्जों पर आश्रित था। तो जब अमेरिका ने लगातार कर्ज देना शुरू किया तब जर्मनी की स्थिति थोड़ा ठीक हो गई। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई, क्योंकि वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज जब गिर गया तेजी से तो वहाँ पर शेयर बाजार तो जो है अमेरिका ने मदद देना भी बंद कर दिया। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए, ठीक है। इस आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी, क्योंकि आर्थिक महामंदी जो है अब यहीं से शुरू हो गई थी।
1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, क्योंकि वो लोन इतना देने लगा और वहाँ भी जो है आर्थिक संकट शुरू हो गया। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी अमेरिका में, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा जो है खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। तो अमेरिका में जब मंदी आई तो उसका असर ब्रिटेन पे पड़ा और इसका असर पूरे दुनिया पे पड़ा। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पे पड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिया और अमेरिका की अर्थव्यवस्था उस समय जो है अमेरिका पे डिपेंड थी, तो उसने जब लोन देना बंद कर दिया तो सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ा? जर्मनी पर। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारी की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखी तख्ती गले में लटकाते खड़े दिखे। मतलब इतनी बेरोजगारी थी कि लोग जो है तख्ती पर ये लटका के मतलब अपने गले में लटका के खड़े थे कि हमें कोई भी काम हम करने को तैयार हूं, मतलब कुछ भी हमें दे दिया जाए, हमें बस काम चाहिए क्योंकि हमें पेट भरना है। ठीक है। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े रहते थे। कौन? युवा वर्ग। जैसे जैसे जो है रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं तो पूरी करनी है। अब युवा जो है जैसे जैसे रोजगार खत्म होते गए वैसे वैसे अपराध बढ़ते गए। और ये सच्चाई भी है कि जब युवा या कोई भी समाज जब रोजगार उसके पास नहीं रहता है, बेरोजगार होता है, तभी वो अपराध करता है, क्योंकि उससे भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। तो चोरी करते हैं, अपराध करते हैं। तो जो है युवा वर्ग क्या हो गया? आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। कहाँ पर? जर्मनी में। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का उन्मूलन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। जो उनके पास पैसा था वो भी खत्म हो जा रहा था। मतलब जर्मनी में हर तरफ हर लोग परेशान हो रहे थे। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही जो है ढर्रा रहा तो वह भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे। व्यापारी भी डरने लगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। जो संगठित मजदूर मतलब जो फैक्ट्रियों में नियमित काम कर रहे थे, उनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। कहाँ पर? ये जर्मनी में। तो जर्मनी का हर वर्ग परेशान है इस आर्थिक संकट से। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। ठीक है। मतलब हर वर्ग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सब लोग परेशान थे, मध्यम वर्ग हो। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था, क्योंकि उसके पास अब जो है कोई विकल्प नहीं था लोगों को खुश करने का। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वजह से जर्मनी में किसी को बहुमत मिलता नहीं था, तो सरकार बनाना कठिन होता था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी, तो गठबंधन सरकार सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। और यही व्यवस्था हमारे देश में भी लागू की गई थी। ये मतलब ली गई है जर्मनी से। तो आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो हमारे यहाँ जर्मनी से ही तो ली गई है, वाइमर संविधान से। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रियों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 229 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुक्सों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। कहाँ पर? जर्मनी में।
लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास क्या होने लगा? खत्म होने लगा लोकतांत्रिक में, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। जो लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था थी वो लोगों के लिए समाधान नहीं खोज पा रही थी। तभी लोगों ने नया विकल्प चुना, हिटलर के रूप में तानाशाही व्यवस्था को। ठीक है, आया हम लोग कुछ शब्दों को देख लेते हैं पहले, कुछ और शब्द के जो मतलब हैं। जैसे यहाँ लिखा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये अमेरिका स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ठीक है, उसको बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है लाइन पर सोते लोग। लाइन मतलब एक रस्सी खींच दी गई है, जगह ही नहीं था सोने के लिए, तो रस्सी ऐसे बना दी गई है, उसी पे लोग लटक के सो रहे हैं। आप देख सकते हैं उस समय ये स्थिति थी। तो लिखा है महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को ना तो वेतन की उम्मीद रहती थी और ना ही जो है ठोर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह चाहिए होती थी तो उनके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। तो इतनी स्थिति खराब थी किसकी? जर्मनी की। और इसी का फायदा किसने उठाया? हिटलर ने उठाया, और तभी हिटलर का जो है उदय हुआ था। यहाँ एक शब्द दिया गया है सर्वहाराकरण। क्या होता है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। तो गरीब जो होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, उसे क्या कहते हैं? सर्वहाराकरण कहते हैं। ठीक है, और तमाम विदेशी जो है साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो याद रखना जो फ्रांस का और जो है अन्य अन्य देशों का जो कब्जा हो गया था जर्मनी पर, तो उसने कहा कि हम विदेशी प्रभाव को भी क्या कराएंगे? मुक्त कराएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और उन्हें हम एक सुरक्षित भविष्य देंगे। इसलिए हर वर्ग जो है धीरे धीरे हिटलर के साथ जुड़ता चला गया। ठीक है, आगे लिखा हिटलर ने राजनीति की एक नई जो है शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। तो वो खूब झूठ बोलता था, आडंबर करता था, कभी कभी रोने लगता था भाषण देने के दौरान। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए न्यासियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक, इनका जो निशान क्या था? स्वास्तिक छपे लाल झंडे। न्यासी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन जाती थी। तो ये सब तमाम आडंबर कौन करता था? तो ये सब कौन करता था? हिटलर करता था। न्यासियों ने अपने धुआंधार प्रचार की जगह हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। इस तरह का पेश किया गया जो है हिटलर को। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। तो उस समय जर्मनी इतना अपमान महसूस कर चुका था कि उसको लगा कम से कम कोई तो मसीहा बन के आया, और जो एक जो है भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो वहां के लोगों को लगा कि यही हमारा एक मसीहा बन के आया है, और लोग उसको जो है ईश्वर का अवतार मानने लगे। आप यह देख सकते हैं कुछ जो है, ये है आपका स्वास्तिक चिन्ह लगा हुआ लाल झंडा होता था, और ये इतना बड़ा भीड़ आप देख सकते हैं, ये जो है लोग उसके परेड में शामिल हो रहे थे, और उसकी रैली, ये उसकी रैली है, उसकी रैली में आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ इसमें जुड़ रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ हिटलर द्वारा अलग अलग जो है उसके जो कार्यकर्ता थे उनके बीच भाषण कैसे देता था, और ये सब जो है उसी चीज को यहाँ पर एक माध्यम से दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वास्तिक का चिन्ह, तो स्वास्तिक के चिन्ह को इसने अपना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का जो है ध्वस्त, इसने लोकतंत्र को कैसे ध्वस्त कर दिया? तो लिखा है 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति जो हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया, क्योंकि चुनाव जीत गया था। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। कौन सा? चांसलर का। वहां के प्रधानमंत्री को चांसलर आज भी कहते हैं। तब तक न्यासी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के लिए के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। तो लोकतंत्र को इसने ध्वस्त कर दिया, और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, संरचना थी, सबको क्या किया? उसने समाप्त करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया, तो उसने जानबूझ के अग्निकांड भी कराया वहां पे। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सत्ता और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो जब आग लग गई वहां पर संसद में, तो उसने एक अधिनियम पास किया
अध्यादेश पास किया, और उसने जो अधिनियम के एक कह सकते हैं इसको, और उसके माध्यम से उसने अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस और सभा करने की आज़ादी को क्या किया, खत्म कर दिया, जो एक लोकतंत्र का में मिलता है। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात जो है कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। तो ये कैंप जान तो कैसा था, जहां पर लोगों को यातनाएं दी जाती थी, वहां पर ले आकर के बंद कर दिया जाता था, और बिजली के तार से उसको घेर दिया जाता था कि कोई उसको कूद के भागने ना पाए, और यहीं पर लोगों को यातनाएं मिलती थी, सजा मिलती थी। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले जो है ड्यूस वर्ग ड्राफ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों को बची कुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। न्यासियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, न्यासी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। तो केवल कम्युनिस्टों को नहीं, यहूदियों, इसके अलावा 52 किस्म के लोगों को जो है इसने क्या किया, जो है क्या बनाया, अपना निशाना बनाया, क्योंकि इनको जर्मनी का दुश्मन मानता था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम जो है इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इन कानूनों के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। तो वो संसद में कोई कानून नहीं पास करता था, वो सब अध्यादेश के द्वारा पास किए जाते थे। न्यासी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो मतलब इस तरह से लोकतंत्र को क्या किया, चकनाचूर कर दिया। पूरे समाज को न्यासियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते की मतलब बनाए गए कि वो घूम घूम कर यह देखे कि कोई जो है समाज में न्यासियों के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और जो है स्टाम जो है ट्रुप्स जो है SA के अलावा जो है गेस्तापो गुप्तचर राज्य पुलिस और SS अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा जो है SD का भी गठन किया गया। इन 9 गठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए, मतलब मनमाना काम करने के लिए, और उन्हीं की वजह से न्यासी राज्य को एक खुखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। जो है गेस्तापो के जो है नियंत्रण गृहों में किसी को भी बंदी जो है बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो हिटलर ने जो है पूरी तरह से लोकतंत्र को जो है नष्ट कर दिया, और तमाम अलग अलग संस्थाओं, पुलिस के और गुप्तचर के माध्यम से, और जो जो उसके विरोधी थे, जो जो इन लोगों ने जर्मनी का लगा कि जर्मनी का शोषण कर रहे हैं, उन सब को जो है यातनाएं देना शुरू किया, और यातना गृह में बंद करके उनको करंट उल्टा लटका देना, मारना, पीटना, यही सब काम उसका शुरू हो गया। ठीक है, आगे लिखा है पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री जो है हॉलमार जो है साख्त को दी। तो उसका जो है सबसे ये विश्वास पात्र व्यक्ति था। जो है साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की जो है कार फॉक्स वैगन इस परियोजना की देन थी, जो वहां पर बड़े बड़े हाईवे और रेल प्रोजेक्ट बनाए गए। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन जो है कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो राइनलैंड जो है कोयला और लोहे का भंडार का क्षेत्र था, जर्मनी के अधिकार पर था, उस पर उसने क्या किया, 1936 में कब्जा कर लिया, और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा दिया और जो है 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी जो है सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। मतलब आसपास के सारे पड़ोसी देशों पर उसने आक्रमण करके उन्हें जीतना शुरू कर दिया। इस दौरान इसे इंग्लैंड का भी
जो है खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। ये बात इंग्लैंड जानता था। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। ठीक है, अब यहाँ हम थोड़ा मैप के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये आपका जर्मनी का क्षेत्र है। ठीक है, और आपका देख सकते हैं इसमें जो आपके जर्मन कब्जे वाले जो इलाके थे, आप देख सकते हैं ये आपका ये पोलैंड का क्षेत्र, नॉर्वे, ये क्षेत्र फ्रांस को, इन सबको जो है स्लोवाकिया को, इन सब क्षेत्रों पर इसने क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, और याद रखना जो जो क्षेत्र उस समय कहाँ कहाँ पे थे सबको यहाँ पर एक माध्यम मैप पे दिखाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र थे और जो युद्ध में शामिल थे और उनका कहाँ कहाँ पर साम्राज्य था। तो जर्मनी ने जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था सबको यहाँ पर एक ग्रीन कलर में दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। हिटलर अभी जो है इतने राज्यों को जीतने के बाद यहीं पर नहीं रुका। जो है साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा है। लेकिन न्यासी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त ने उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। तो अपने शास्त्री जो है जो क्या कहते हैं किसको, जो साख्त को उसने हटा दिया, क्योंकि उसने सही सलाह दिया था कि आप सेना ज़्यादा पैसा मत खर्च करो, तो उसको हटा दिया। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। तो जैसे ही सितंबर 1939 पोलैंड पर हमला किया, यहीं से विश्व युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। तो दूसरा विश्व युद्ध पोलैंड पर हमला होने के साथ ही शुरू हो गया। इसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ही जो है उसका युद्ध शुरू हो गया और सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। तो जर्मनी के साथ इटली और जापान भी आ गया। इस संधि ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में न्यासी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं। जो आसपास पड़ोसी क्षेत्र में थे वो जर्मनी का सहयोग करने लगे। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। तो 1940 तक हिटलर जो है इतना पावरफुल हो गया था कि वो किसी पर भी आक्रमण करके उसे जीत लेता था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान जो है पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित कर दिया। तो पूर्वी यूरोप किसे कहते हैं आप ये देख सकते हैं। तो जर्मनी ने आपका जर्मनी ये है और जर्मनी के ये पूरा पूर्वी यूरोप है। तो पूर्वी यूरोप को जीतने का उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि पोलैंड इससे अलग हुआ था, लिथुआनिया इससे अलग हुआ था। तो इन क्षेत्रों को दोबारा वो पाने की कोशिश में उसने पूर्वी क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह जो है लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। तो सोवियत संघ पर उसने हमला कर दिया 1941 में। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चों ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया। तो जब सारा ध्यान हिटलर का पूर्वी क्षेत्र में चला गया तो पश्चिमी क्षेत्र खाली हो गया। तो ब्रिटेन पश्चिम में था, उसने आक्रमण कर दिया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबवा रही थी। तो याद रखना जो जर्मनी था वो दोनों मोर्चों पर हारना शुरू हो गया। कैसे आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए। जैसे पहले जर्मनी ने पूर्वी क्षेत्र पर जब अपना ध्यान रखा, तो पूर्वी क्षेत्र पर जब लड़ाई शुरू हुई तो इधर से ब्रिटेन ने हमला कर दिया। तो पश्चिमी क्षेत्र से जब हमला हो गया, इधर से फ्रांस ने हमला शुरू कर दिया और इधर से जो है आक्रमण किसने शुरू कर दिया, रूस ने। तो इधर रूस द्वारा और इधर जो है आपका ब्रिटेन और जो है फ्रांस द्वारा। तो ये पूरी तरह से हिटलर क्या हुआ, घिरता चला गया। ठीक है, आगे लिखा है सोवियत लाल सेना ने जो है स्टालिनग्राड में जो है जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वह बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए जो है समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो सबसे ज़्यादा अगर पराजित हुआ हिटलर तो किससे हुआ, तो वो सोवियत संघ की सेना से पराजित हुआ। अमेरिका इस युद्ध में फंसने में से लगातार बचता रहा। अमेरिका शुरू में बचता रहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, क्योंकि वहाँ भी आर्थिक समस्या आ गई थी, इंग्लैंड में, अमेरिका में भी। लेकिन वह
लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी और उसने जो है फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। तो फ्रेंच इंडो चाइना जो आपका चीन का जो क्षेत्र है, म्यांमार का जो क्षेत्र है, कंबोडिया का क्षेत्र है, उसको इंडो चाइना प्रायद्वीप कहा जाता है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये इंडो चाइना प्रायद्वीप है। तो इस पर फ्रेंच का अधिकार था, मतलब कि फ्रांसीसियों का अधिकार था, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, फ्रेंच इंडो चाइना नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसका कब्जा हो गया, तो यहाँ तक पूरा हो गया कब्जा किसका, जापान का। और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली किसने, जापान ने। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया। तो पर्ल हार्बर जो है ये गुआम नामक जो है एक द्वीप पर स्थित है। आप ये मैप पे देख सकते हैं, ये आपका गुआम कहाँ पर है, तो ये गुआम प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, क्या कहते हैं, जापान के पूरब में। तो वहाँ पर एक जो है नौसैनिक अड्डा था पर्ल हार्बर, उस पर जो है जापान ने बहुत सारा बम वर्षा किया, बहुत ज़्यादा बम गिराए। इसी वजह से अमेरिका उसी का बदला लेने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। तो हिरोशिमा नागासाकी बम क्यों गिराया गया था, क्योंकि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने जो है बहुत सारा बमबारी किया था, बनाया। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान की हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। तो जैसे ही बम गिराया गया और युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर जो है हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते, जो हमने शुरू किया था कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, यह युद्ध के दौरान न्यासी जुल्मों की एक कहानी थी। तो न्यासी इतना जुल्म किए थे कि उसके उसी कारण जो उसके पिता ने जो है क्या किया, आत्महत्या कर लिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यासियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था, न्यासियों का विचारधारा क्या थी, ये समझेंगे कि न्यासी क्या सोचते थे और वो क्या करते थे। इसी को नाजीवाद भी कहते हैं। तो न्यासियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। ठीक है, न्यासी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, उसका कहना था। वह नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। वो कहता था कि जर्मन लोग ही नस्ल के आधार पर सबसे बेहतर हैं, बाकी सब लोग निम्न कोट के हैं। इस नज़रिए से ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। तो उसने यहूदियों को सबसे निम्न कोटि का माना और जो नॉर्डिक जर्मन के लोग थे जिनकी आंखें नीली थीं उनको उच्च कोटि का माना और कहा कि जर्मन ही सबसे उच्च कोट के हैं और उनको आर्य कहा। ठीक है, यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का जो है कट्टर शत्रु माना जाता था। तो इसने जर्मन निवासियों को आर्य नाम दिया था, ये बात याद रखना। और कहता था कि आर्यों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, यहूदी हैं। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की न्यासी सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीविका का सिद्धांत जो है दिया, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया गया। तो जो वही मतलब जो योग्य है, जो सबसे योग्य है और वही जिंदा बचेगा, जो यह विचार दिया था किसने, तो ये जो है किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था आपका किसने, हार्वर्ड स्पेंसर ने। और इसका जो है उसने क्या किया, इसका भरपूर फायदा उठाया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन के चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की गई। मतलब उसने इंसानी हस्तक्षेप को वकालत किया ही नहीं, लेकिन क्योंकि उसको प्राकृतिक को मानता था, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जोड़ता था। लेकिन नस्लवादी जो है विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। तो हिटलर ने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए डार्विन के विचारों को क्या किया, उसने अपना लिया। न्यासियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। तो जर्मन को क्या कहता था, सबसे ताकतवर कहता था। तो जर्मन नस्ल को आर्य कहता था कि सबसे ताकतवर है और वही जिंदा रहेगी। ये कौन कहता था, न्यासी, नाजीवादी लोग।
कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी और आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। ये उनकी दलील थी, उनके विचार थे। ठीक है। और न्यासी इसीलिए अपनी जो नस्ल थी आर्य उसको शुद्ध रखने के लिए इसलिए विदेशियों से शादी करने पर हिटलर ने क्या किया था, रोक लगा दिया था। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेस्टाउस या जो है जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। या क्या थी, वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। वो कहता था जितने हम क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को हम लोगों को बसा पाएंगे। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। ये जर्मनी और खास करके हिटलर की सोच थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था। तो जो पूर्वी क्षेत्र है आपका रसिया वाला क्षेत्र उधर फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को जो है भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। और पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। तो पोलैंड पर कब्जा क्यों किया, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में था और चाहता था कि वहां पर कब्जा करके और हम लोगों को वहां पर बसा दें। यहाँ लिखा है नॉर्डिक जर्मन आर्य कौन है, तो लिखा है आर्य बताए जाने वाले लोगों की एक शाखा थी। ये लोग अब उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ठीक है। और जो है ये आपका ब्रांड क्या है, नीली आंखों और सुनहरे बालों वालों को ये नाम दिया गया था। जो जर्मनी के लोग सुनहरी बालों वाले होते भी हैं। आगे लिखा है नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही न्यासियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। वो कहता था कि केवल जर्मन नस्ल के लोग ही जो है सबसे उच्च होते हैं और इसी को लागू करेगा, बाकी लोगों को वो जर्मनी से हटा देगा। सबसे पहले उन्होंने जो है विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों और या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। तो जिसको वो नहीं जानता था कि ये जर्मनी के विरुद्ध हैं, उनको खत्म करना शुरू कर दिया। न्यासी शुद्ध और स्वच्छ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे पूरे जर्मनी क्षेत्र में। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें जो है तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे, मतलब सब जो है बेकार थे। इसका मतलब यह निकाला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें जो है न्यासी अशुद्ध या अमान्य मानते थे। मतलब जो जर्मनी में रहते थे जर्मन भी कहलाते थे, लेकिन वो किसी दूसरे से शादी कर लेते थे तो उनको कहा शुद्ध नहीं है, ये भी जो है मिलावटी हैं। आगे लिखा है यूथ जेनिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी न्यासी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। तो जो लोग ये जो हेलमुट एक बच्चे की कहानी शुरू हुई थी उसके पिता भी जो है लोगों को मारने में जो सबसे आगे थे। तो जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग थे उनको भी मारना शुरू कर दिया। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछियों की श्रेणी में रखा गया था, इसके अलावा भी कई नस्ल भी थी जो इसी नियति के लिए अभिशाप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जो है जिप्सियों मतलब हो गया जो वहाँ के रोमन साम्राज्य के लोग रहते थे। अश्वेतो काले लोग ही पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य में कमतर माना गया। जो रूसी लोग थे और जो आपका जो है आपका पोलैंड के लोग थे उनको भी क्या माना गया, निम्न कोटि का माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। ठीक है। न्यासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति न्यासियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूदा परंपरागत घृणा भी थी, क्योंकि ईसाई जो ये यहूदी लोग थे ये ईसाई को मानते नहीं थे और जर्मनी ईसाई को मानते थे, ये भी एक कारण था। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। तो ईसाई लोग ये आज भी जानते हैं, उस समय भी यही धारणा थी कि ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था वो यहूदियों ने चढ़ाया था, इसीलिए उनको दुश्मन मानने लगे। ईसाइयों की नज़र में यहूदी जो है
आदतन हत्यारे और जो है सूदखोर लोग हैं। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। मतलब ये दूसरों को ऋण देने का काम करते थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ साहूकार थे। वह बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें जो है घेटो यानी जो है दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। मतलब बार बार इनके बीच में संघर्ष होता रहता था। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी, उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचाने का एक रास्ता फिर भी मतलब दिया हुआ था। या धर्म परिवर्तन का रास्ता था। वो कहते थे कि अगर यहूदी धर्म परिवर्तन कर लेते तो उनके साथ जो है कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, उनको नहीं मारा जाएगा। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जो है जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। कौन? यहूदी लोग। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकाला जा सकता था। वो कहता था कि हम अगर धर्मांतरण से हम इनको नहीं मानेंगे कि ये यहूदी नहीं है, ठीक है। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वो किसी कीमत पर यहूदियों को अपनाने को तैयार नहीं था। सन 1933 से 1938 तक जो है न्यासियों ने यहूदियों को तरह तरह से जो है आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से छीन लिया। मतलब उनके संसाधनों पर कब्जा कर लिया, उनको बिल्कुल गरीब बना दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939-45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बसाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर के मार देने की रणनीति भी अपनाई गई। तो बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए गए थे और उसमें यहूदियों को ले जाकर के डाल देते थे और वहाँ पे वो मर जाते थे। आगे इसको बहुत अच्छे से बताया भी गया है चरण के माध्यम से। आगे लिखा है जो है नस्ली कल्पना लोक, जो है इसको कहते हैं यूटोपिया। लिखा है युद्ध के साये में न्यासी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। उस समय जनसंहार करना और युद्ध लड़ना ये उनका एक सिक्के के दो पहलू हो गए। लगातार करना शुरू कर दिया। पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल जो है असबाब छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां ला करके बसाया जा सके। तो इतना बड़ा अत्याचार किसने किया था? तो हिटलर और उसके पार्टी न्यासियों ने, ठीक है। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट और नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूदा तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में ला करके रखा जाता था। तो जो याद रखना, जो जर्मनी नहीं थे, जो अलग लोग थे, उनको इसी जो है स्थान पे लाते थे। उसका नाम क्या रखा गया था? जो है जनरल गवर्नमेंट। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। या पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। किसकी? हिटलर की। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया, ये पता लगाने के लिए कि वो जर्मनी के मतलब जर्मन बच्चे हैं नस्ल के या कोई और है। डीएनए टेस्ट करने के लिए एक तरह से। अगर वह नस्ली जो है जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं था तो उन्हें अनाथालयों में डाल दिया जाता, जहां उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम जो है घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए वहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा गया, ठीक है। याद देख सकते हैं ये आपका एक यहूदियों को मारने के लिए एक जो है आप देख सकते हैं ये गैस चैम्बर को ले जाता है एक मालवाहक गाड़ी। तो याद रखना मालवाहक गाड़ी पर ये गैस चैम्बर को ले जा रहे हैं, इसी में लोगों को बंद करके और मारते थे, ठीक है। आगे लिखा है मौत का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, उसी के बारे में बताया गया। और यहाँ देख सकते हैं कुर्सी रखी हुई है और कुर्सी पे लिखा था कि पार्क में रखी गई बेंच है, केवल आर्यों के लिए और कोई नहीं बैठ सकता है, केवल आर्य के लोग ही बैठ सकते। इस पे लिखा भी है। लिखा है पहला चरण कैसे लोगों को मारा गया। पहले बहिष्कार किया गया। तो 1933 से 1939 तक पहले बहिष्कार हुआ। लिखा है हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। पहले कैसे लोगों को मारा गया? पहले चरण के तरीके से मारा गया। पहले बहिष्कार किया गया। क्या किया गया?
न्यूरेमबर्ग नागरिकता जो है अधिकार सितंबर 1935 में जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। पहला काम यह किया गया। बाकी लोगों को बहिष्कृत कर दिया गया। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित किया गया। अगर मान लो पहले शादी करके बैठे थे अगर कोई यहूदी जर्मनी के लोगों से, तो उसको भी क्या किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई कि यहूदी राष्ट्रीय ध्वज अपना नहीं सकते हैं। तो बहिष्कार के पहले चरण में यह काम किया गया। ठीक है। अन्य कानूनी उपाय क्या किया गया? यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया। सरकारी सेवाओं से निकाला जाने लगा। यहूदियों की संपत्ति पर कब्जा और बिक्री की जाने लगी। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में जो है यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर जो थे जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ जो है ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। ठीक है। तो ये सब काम उसमें पहले चरण में हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं, लिखा है दूसरा चरण। दूसरा चरण में क्या हुआ? जो है दंड बाबंदी। इसमें 1940 से 44 तक क्या किया गया? तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को जो है हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा लें। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया कि जर्मनी में इन्हें यहूदी मकानों और पूर्वी क्षेत्र के लोर्ड और वर्साय जैसी जो है ये घेटो बस्तियों में कष्टपूर्वक और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता है। वह बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में जो है वंचना, भूखमरी और गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तो दूसरे चरण में ये काम किया गया। ठीक है। फिर आया तीसरा चरण, सर्वनाश किया गया। तीसरे चरण में क्या किया गया? सर्वनाश। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। 1941 के बाद भी हुआ। आप देख सकते हैं भागने की कोशिश में मौत, यातना गृह के चारों तरफ जो है लगी तारों से करंट दौड़ आता था। एक जो है यहूदी भागने की कोशिश किया तो देखो यहाँ पे करंट से वो मर गया। गैस चेंबर के बाहर कपड़ों के ढेर, लोगों को मारा जाता था और ये कपड़े उनके ला करके यहाँ फेंक दिए जाते थे। मतलब इस तरह से उसने हत्याएं शुरू किया। इसके बाद देख सकते हैं ये आपका ही एक यातना ये ग्रह है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ करंट लगा हुआ है और कोई भाग नहीं सकता। ये यातना ग्रह बने हुए हैं और ये आप देख सकते हैं इतने चप्पल पड़े हुए हैं, जूते पड़े हुए हैं। जिन लोगों को मारा गया था अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते, आप देख सकते हैं कितने जूते और चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये यातना गृह था जिसको चारों तरफ से तार से घेरा गया था। कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना देता है। तो याद रखना एक यहाँ पे बैंक किया गया कि कैमरा जो है मौत के स्थान को भी खूबसूरत बना देता है। इसमें क्या किया गया? पूरे समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर के मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड और अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से जो है बेल्जेक, ओसबिल और सोबिबोर और त्रेबलिंका जो है आपका चिल्मेनो और मायदा नेक, ये सब शहर के नाम हैं, में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया और औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को जो है पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है। तो गैस चैम्बर में बंद करके और जो है वहां पर जहरीली गैस छोड़ देते थे और सब तरफ तरफ कर उसमें मर जाते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है न्यासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी? तो लिखा है आगे कि जो है युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। जो याद रखना जो युवा थे जर्मन के, वो हिटलर में इतनी दिलचस्पी लगते थे कि वो कुछ भी करने को तैयार थे हिटलर के कहने पर। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली न्यासी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को न्यासी विचारधारा की जो है घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। वो ऐसा न्यासी चाहते थे। न्यासीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटा दिया गया और बाद में मौत घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे, मतलब अलग अलग हो गए। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों
और जो है जिप्सियों और के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया और 40 के दशक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहूदी विरोधी विषय पढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये यहूदियों के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, रोते हुए आप जा रहे हैं और जर्मन बच्चे देखो यहाँ पर हंस रहे हैं। ठीक है, और ये जो है आपको देख सकते हैं एक चित्र यहाँ पे और दिखाया गया है। ये देख सकते हैं मौत के कारखाने में जाते समय यहूदी बच्चे गैस के चैम्बर में मार दिए गए। सब यहूदी बच्चे थे जिन्हें मार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो है अच्छे जर्मन बच्चों को जो है न्यासी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रसारित जो है न्यासी विचारों को सही ठहराने के लिए जो है नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया कि जर्मन नस्ल के लोगों को कैसे पहचानना है। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि जो है गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वह वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। ये सब सिखाया गया वहाँ पे। ठीक है, बच्चों को तो छोटे बच्चे जो सिखाया जाएगा वो बच्चे सीख लेंगे, तो उनके मन में जो है नफरत भरती चली गई। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बना देता है, तो मुक्केबाजी सिखाई जाती थी बच्चों को, हिंसा जिससे और उनके अंदर आए। आगे लिखा है जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को जो है युंग फोक में शामिल करा दिया गया। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को न्यासियों की युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वह युद्ध की उपासना, आक्रामकता और हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य अवांछितों से घृणा करने के सबक सिखाए जाते थे। किसको? बच्चों को। तो इतनी नफरत बच्चों में डाली जाती थी। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी जो है न्यासी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। तो ये सब तरह से बच्चों को क्या किया गया है, सिखाया गया है। यहाँ पे एक शब्द आया था युंग फोक, क्या है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए न्यासी युवा संगठन था जिसमें उनको शामिल कर लेते थे। यहाँ देख सकते हैं वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था वो ये बच्चे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हिटलर जो है कुछ बच्चों को गोद में लेकर के दुलार भी कर रहा है। कभी एक जर्मन बच्चा है, अपनी माँ की गोद में है और देख सकते हैं यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह लगा हुआ है और इसको पोलैंड वाले क्षेत्र में भेजा गया है, वहाँ पर इसके परिवार को बसने के लिए। ठीक है, आगे लिखा है न्यासी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दे दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में जो है 12.5 मतलब कि कह सकते हैं 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को न्यासीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। ठीक है, तो जो न्यासी यूथ लीग था उसी के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण देते थे और हिंसा करने के लिए उनको उकसाते थे। मातृत्व की जो है न्यासी सोच क्या थी? जो न्यासी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत और मर्द के लिए जो है समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। मतलब कि जो महिलाओं के अधिकारों की बात होती थी वो कहता था कि महिलाओं के अधिकारों की जो बात होती थी ये गलत चीज़ें हैं, इसको नहीं होना चाहिए था। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और जो पत्थरशील होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। मतलब बच्चा पैदा करना है, कौन? शुद्ध नस्ल के आर्य जो है जर्मन को पैदा करना है, बाकी तुम्हारा कोई काम नहीं है। और घर में आप जो है अच्छी माँ बनिए और काम करिए। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को न्यासी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया।
आर्य संस्कृति और नस्ल की जो है ध्वजवाहक वही रही। ठीक है, तो महिलाओं को बच्चा पैदा करने तक ही सीमित कर दिया गया। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ क्यों कहा? क्योंकि यही जो है बच्चों को पैदा करती थी और शुद्ध नस्ल का। लेकिन न्यासी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था। मतलब कि वो केवल जो है शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करें, किसी और से संबंध स्थापित ना करें। जबकि ये नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही जो है तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। तो जो महिला सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करती थी उसे और इनाम मिलता था कि उसने और बच्चा पैदा करेगी, जिससे क्या होगा, और लोग सेना में भर्ती होंगे और युवाओं की संख्या बढ़ती जाएगी जर्मन वासियों की। आगे लिखा है, 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था, मेडल मिलता था। ठीक है, अब आप समझ सकते हो क्या स्थिति जर्मनी की रही होगी। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिक पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैं राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार भी छीन लिए गए। तो ये सब सारे अत्याचार जो है महिलाओं के साथ भी हुए। ठीक है, और महिलाओं को केवल एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा गया। आगे लिखा है, प्रचार की कला। न्यासी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। न्यासियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, यूथजेनिया विकलांगों के लिए और चैन और संक्रामक मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उसे लोगों को नष्ट करना शुरू किया। ठीक है, आगे लिखा है, एवेक्यूएशन खाली कराना का आशय है लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति केंद्र कहा जाता था। तो उन्हें संक्रमण मुक्ति केंद्र कहते थे। किसको? गैस चैम्बरों को। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें जो है नकली फुब्बारे भी लगे होते थे, तो उसी से गैस छोड़ते थे और लोग उसी से मर जाते थे। शासन के लिए जो है समर्थन हासिल करने और न्यासी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया था। न्यासी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और जो इश्तहारी पर्चों पर खूब सहारा लिया जाता था। इसी के माध्यम से वो विचारों का प्रचार करते थे। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की जो है रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें जो है शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रमक तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। तो समाजवादियों और उदारवादियों को से ये लोग और घृणा करने लगे। ये सब प्रचार के उनके तरीके थे। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। किसे? समाजवादियों, उदारवादियों को। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द जो है एट जन ज्यू, अच्छत यहूदी, इस सूची को सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तौर से छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और जो है काफ्तान, चोगा पहने दिखाया जाता था जिससे उनकी पहचान अलग रहे। जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था। इसीलिए उन लोगों ने यहूदियों के लिए अलग कपड़ा कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले थे और उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित
किया जाता था। तो यहूदियों को एक केचुआ कहते थे, चूहा कहते थे, कीड़ा कहते थे। उनकी चाल ढाल की तुलना जो है कुतरने वाले छछूंदरों चीयों से की जाती थी। ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते थे। न्यासीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़का करके उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से न्यासीवाद का सामाजिक आधार पैदा हो गया। ठीक है, ये सब सारे अत्याचार किसने किया था? तो ये सब न्यासियों ने किया। न्यासियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं का सिर्फ न्यासी ही हल निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ एक फोटो भी दिया गया, आप देख सकते हैं। ये आप यहूदियों पर हमला करता एक न्यासी पोस्टर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहूदियों को इसी तरह से अलग पहचान दे दी गई थी और कहा गया था इनको जो है किस तरह से मारना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताया जाता था। ठीक है, यहाँ देखो लिखा भी है, चित्र में दिए गए पंक्ति जो लिखी गई है, लिखा है कि पैसा ही यहूदियों का भगवान है। पैसे के लिए वह जो है भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर ना बैठ जाए, तब तक कि वह पैसों का राजा न हो जाती। यहूदियों को इस तरह से बदनाम करते थे और कहते थे यहूदी पैसे के लिए ही जिंदा रहता है। इस तरह की भावनाएं पोस्टर के माध्यम से भड़काई जाती थी। ठीक है, बढ़ते हैं। लिखा है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। न्यासीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? तो याद रखना, जो आम लोगों की प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? न्यासियों के प्रति। हम तो समझते हैं। लिखा है बहुत सारे लोग न्यासी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वह दुनिया को न्यासी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को न्यासी शब्दावलियों में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि न्यासीवाद के देश की तरक्की को रास्ते पर ले जाएगा और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। तो जर्मन वासियों के मन में ये बात थी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति जो है न्यासी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद न्यासीवाद का जमकर विरोध किया, जो वहाँ के लोग भी थे। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना रहा। मतलब बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं। लोग कोई विरोधी कदम उठाते अपना मतभेद व्यक्त करने जो है न्यासी का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर जो है चल देना ज़्यादा बेहतर समझते थे। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं जो है हमारा विरोध ना हो जाए। पादरी जो है नीलम्ब्योर ने न्यासियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि न्यासी साम्राज्य में लोगों का पर जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती है। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी, जो है गेस्तापो की जो है दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने एक जो है मर्म स्पर्शी ढंग से लिखा है। तो लिखा है पहले वह कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढने आए। मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए। मैं ट्रेड यूनियन का नहीं था। फिर वे यहूदियों को ढूंढने आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचता था तो मेरे साथ खड़ा हो सके। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया, कैसे उनको एक एक करके पूछते थे तुम क्या हो, कैसे, और लोगों को मारते थे। ठीक है, आगे लिखा है न्यासी जर्मनी में यहूदी जो है क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी थी। सार्टर बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छुपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है जो है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। सार्टले ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में न्यासियों द्वारा फैलाई जा रही जो है रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक जो है आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसे
शक्ल सूरत और चाल ढाल दिखने लगी थी। न्यासी प्रेम में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी वह दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। मतलब उनको सपने में भी आने लगा कि जो है हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है और कैसे हमारी पहचान हो रही है। ये छवियां सपने में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। डर के मारे उनका हार्ट फेल हो जाता था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाध्वस जो है होलोकास्ट के बारे में जानकारी। न्यासी जो है तौर तरीकों की जानकारी जो है नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी के बाहर जाने लगी थी। मतलब वहाँ से वो विचारधारा आगे की ओर फैलने लगी कई देशों में। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया, क्योंकि लोगों को मीडिया के माध्यम से पता ही नहीं चलता था कि जर्मनी में क्या हो रहा है। ये तो बाद में लोगों को मालूम चला। ठीक है, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के और जर्मनी के हार जाने के बाद लगा। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद करे जो उन्होंने जो है न्यासी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को जो है ध्वस होलोकास्ट भी कहा जाता था। जो यहूदियों को नष्ट किया गया था, उनके साथ जो है बर्बरता की गई थी। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, इन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक कॉलोनी में रहने वाले एक आदमी ने अपनी साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या कर रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य जो है चाह जो है घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत सा गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। मतलब इतना ज़्यादा यातनाएं मिला कि लोग उसको बता करके मरना चाहते थे। उनमें से बहुतों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में जो है न्यासियों की पराजय तय ही है, तो न्यासी नेतृत्व के दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, कि सबूत सारे मिटाए जा सके। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो है स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, डायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस जो है ध्वस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन जो है स्वाद दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। यह उन लोगों के लिए भी है सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुर्म ढाए और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। तो उनके लिए भी था, तो सबके लिए सबक था जो आज भी हमारे यहाँ जो स्मारक हैं और जो साहित्य में चीज़ें दफन की गई हैं, रखी गई हैं, आप उसको देख करके लोग जो है कम से कम शर्म महसूस कर सकते हैं जिन्होंने यातनाएं की थी। यहाँ आगे लिखा है गांधी जी ने हिटलर को लिखा था। तो हिटलर को गांधी जी का पत्र वर्धा मध्य प्रांत भारत में 23 जुलाई जो है 1939 को पत्र लिखा था। गांधी ने लिखा, प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना जो है दृढ़ता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे जो है हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी चाहिए कि चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं, हिटलर को गांधी ने कहा था, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य काफ़ी आपकी दृष्टि में कितना भी महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और जो है इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं हूं, ठीक है, आपका सच्चा मित्र M.K. गांधी। ठीक है, फिर आगे उन्होंने कहा जो है गांधी ने आगे क्या लिखा, हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी जो है प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला
कर सकती है। तो अहिंसा के बारे में गांधी ने हिटलर को लिखा था, जैसा कि मैंने कहा कि अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही है। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुँचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अहिंसा अपनाने से। और उस विनाश शास्त्र की जो तो नहीं है जिसे आपने पूर्णतया के लिए चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते हैं कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों को ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा। जो आप तरीका अपना रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा तरीका कोई ईजाद करेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। ठीक है, गांधी ने कहा था हिटलर को। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा, क्योंकि हिटलर ने इतना अत्याचार किया था तो उन्हें कहा था आप ऐसी कोई विरासत नहीं छोड़े जिस पे आपको गर्व करे देश आपके नाम से। वो एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी भी निपुणतापूर्ण और नियोजित क्यों न किए जाए। अतः मैं मानवता के नाम पर आपको युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र M.K. गांधी। ये गांधी ने लेटर लिखा था हिटलर को जब युद्ध चल रहा था और इतना नरसंहार हो रहा था। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।